Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from Double G Triple S हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं और एक तरीके से कहूँ तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है। आज के चैप्टर का नाम है बच्चों कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इस पर बात करने से पहले एक बार हम थोड़े से टॉपिक्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि हम टॉपिक्स कौन कौन से करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी के अर्थ के बारे में जानेंगे, कंपनी की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम किसी चीज़ के मीनिंग के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, तो फीचर्स तो ऑटोमेटिकली पता चली जाती हैं। तो फीचर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी मेरिट्स को भी देखेंगे और साथ ही लिमिटेशंस को भी देखेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कंपनी के टाइप्स कौन कौन से हैं। और इसी के साथ हम एंड में एक MCQs करेंगे थोड़े से, जिससे पता चले कि आपको चैप्टर में कितना मज़ा आया और क्या आपको समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। अब कंपनी क्या चीज़ होती है, देखिए, इस पर चलने से पहले मैं आपसे बात करूँगी। बेटा, आप लोग +1 के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बिज़नेस कम्प्लीटली जो है वो बिल्कुल नया है। तो इसमें क्या चीज़ हो जाती है कि अगर हम अब तक फॉर्म्स पढ़ते आए हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अब तक क्या क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप, कि एक अकेला व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है। इवन आप अपने गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में अगर देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पे कोई छोटी परचून की दुकान है, किराने की दुकान है ना, किसी भी चीज़ का, कपड़े की भी हो सकती है, मिठाई की भी हो सकती है, मतलब किसी भी चीज़ की जो शॉप है वो हमारा क्या है? एकाकी व्यवसाय। एकाकी व्यवसाय मीन्स जिसे एक व्यक्ति चला रहा है। अब आपने साथ ही बच्चों उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स भी पढ़े हैं, है ना, कि देखिए, आप अकेले व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है और इतने साधन नहीं हैं। तो इसके लिए फिर बेटर क्या लगा, एक और ऑर्गेनाइजेशन का आपने टाइप पढ़ा, वो था पार्टनरशिप, कि अब वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो मिलकर हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कंपैरेटिवली आपको एक अकेला व्यक्ति पैसा लगाता, अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो नो डाउट पैसा भी ज़्यादा होगा, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि किसी की किसी चीज़ में परफेक्शन है और किसी की किसी चीज़ में परफेक्शन होती है। अगर आप किसी को नहीं मिलाना चाहते तो आप इसके लिए जॉइंट हिंदू फैमिली की तरफ भी जा सकते थे, जिसमें दादा दादी आएंगे, ठीक है, ताऊ चाचा सब मिलकर जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं, है ना। तो अब ये भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब इतने में भी हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि सबसे मेन एक ड्रॉबैक उसका क्या था कि वहाँ पे जो है ना, आपके पास साधन सीमित हैं लेकिन जो लायबिलिटी है वो असीमित है। बाई चांस अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है। तो भाई ये तो सबसे दिक्कत वाला काम हो गया ना। तो इसी के लिए एक क्या चीज़ आया फिर, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आया। अब ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक फर्दर टाइप है, जिसे बच्चों हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल देते हैं। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, अरे हमने तो कंपनी पढ़ा था, या जॉइंट स्टॉक कंपनी से पढ़ लिया तो कंपनी क्या चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हम इसको कह सकते हैं और कंपनी भी इसको कह सकते हैं। लेकिन अब ये कंपनी है क्या चीज़? देखिए, जो कंपनी है अगर 2 वर्ड से मिलकर बनी है, कौन कौन से इसके 2 वर्ड्स हैं? कम प्लस पेनिस इज इक्वल टू कंपनी। मतलब क्या था कि ये जो था ना, ये पहले एक लैटिन वर्ड से था। वहाँ पे क्या था, जब पहले पुराने टाइम में ना लोग साथ मिल के खाना खाया करते थे, धीरे धीरे उसमें व्यापार की बातें भी होती थी। जब वो खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, तो उससे फिर क्या था, धीरे धीरे वो वर्ड एक चेंज होकर क्या बन गया, वो कंपनी बन गया। मतलब अब एक कंपनी का लिटरली अगर हम मीनिंग देखें ना, तो वो क्या चीज़ बन गई कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कि एक कुछ लोग जो मिलकर हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर जिनका उद्देश्य क्या होगा, सेम होगा, उसके लिए वो मिलकर काम कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों? कंपनी कहलाती है। ठीक है, ये तो था हमारा इसका मीनिंग। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ।
अब क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि जब एक कंपनी आई तो कंपनी के साथ साथ इससे रिलेटेड अधिनियम भी बना, एक्ट भी बना। कोई भी चीज़ को समझने के लिए अगर उसमें बहुत सारे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर एक एक्ट बना दिया जाता है, और वो एक्ट ने भी उसको डिफ़ाइन किया। जब हम कोई बनाते हैं तो इसके लिए एक्ट बना जो अक्सर चलता आ रहा है, दैट इज़ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन वो जो एक्ट है ना, उसमें हम उसकी डेफिनेशन से हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर LH हैने हैं जिन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इस चीज़ की बच्चों। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखना, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि भाई उसी में से ही डेफिनेशन में से आपकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्या बताते हैं ये? कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी क्या है? हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे किसने बनाया है? कानून ने बनाया है। अब आर्टिफिशियल पर्सन इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति है, दिखाई नहीं दे रहा, किसी ने बनाया है ना, मैन मेड है एक किस्म से हमें कह सकते हैं। यहाँ पे इसको क्रिएट किसने किया है? लॉ ने क्रिएट किया है, ठीक है। हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, जिसकी अपनी अलग अस्तित्व है। अब देखिए बच्चों, जो हमने पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किए थे उनमें उसकी अलग एंटिटी नहीं थी ना अलग एंटिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन उसमें एक ही माना जाता था, लेकिन इसमें क्या है? वो दोनों अलग अलग हैं। कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो बच्चों अलग होते हैं, ठीक है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स स्थायी अस्तित्व है, मेंबर्स आ रहे हैं, मेंबर्स जा रहे हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कॉड भी कही गई है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आए जाते रहे लेकिन कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है। एंड ए कॉमन सील, तो यहाँ पे उसकी एक सार्व मुद्रा भी होती है। अब हम इंसान हैं, हम तो अपने सिग्नेचर्स कर सकते हैं ना, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या है कि उसकी एक स्टैंप लगा दी जाती है जो काम करती है उसके एक सिग्नेचर्स का। तो जो स्टैंप है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉमन सील। तो अगर मैं आपको कहूँ कि क्लियर हो गया कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, जिसका अलग अस्तित्व है लेकिन स्थायी अस्तित्व है, और एक कॉमन सील भी है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चों, तो कितनी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं? कई करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं हमारी इसकी, जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, इसकी सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, एंड कॉमन सील है। देखो डेफिनेशन भी लर्न हो गई और साथ ही साथ इसकी 4 फीचर्स भी पता चल गई, है ना। चलिए, ये तो थी LH हैने ने दी थी, जो प्रोफेसर LH हैने ने डेफिनेशन दी थी इनकी। अब जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 बना हुआ है उसमें भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। उसमें क्या कहा गया है? वो कहते हैं कि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वो कहते हैं कि जो कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की गई है या बनाई गई है वो कंपनी, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से है। तो मतलब दोनों ही कंपनी का मतलब क्या है? या तो आप कोई नई कंपनी बना रहे हैं इस एक्ट में, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जिसको आपने इस एक्ट में बनाया है वो आपकी क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनी है या तो वो इस एक्ट में बनेगी या फिर वो किसी और एक्ट में जो भी कंपनी लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि कभी भी एक पर्टिकुलर एक्ट जो होता है ना बच्चों, वो एकदम से नहीं आ जाता। पहले एक एक्ट बना, फिर उसमें धीरे धीरे जो कमियां थी उसको रिफाइन किया गया, ऐसे टाइम एंड अगेन चलते चलते एक हमारा बेसिक्स जो आया ना वो कंपनीज एक्ट 1956 बन गया, कि जो 1956 में आया था इसलिए इसका क्या नाम बन गया? कंपनीज एक्ट 1956 बन गया। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, हर साल जो बदलता रहता है कुछ बदलाव होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो वो अमेंडमेंट्स अब 2013 में भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो अब जो हम फॉलो करते हैं ना वो करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंडमेंट के साथ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन इसकी क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसकी फीचर्स की तरफ। तो चलो, सबसे पहली बात यहाँ पे अब इसकी फर्स्ट फीचर हमारी क्या चीज़ है?
फर्स्ट फीचर देखिए इसकी है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये एक ऐसे लोगों का समूह है, एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं बना सकता कंपनी। कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा लोग होंगे तो कंपनीज बनेगी। और साथ ही क्या ज़रूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है कि खाली ये नहीं, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब जैसे देखिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपका कब माना जाता है एडमिशन, जब वहाँ पे आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, एडमिशन फॉर्म भरते हो ना, एडमिशन फॉर्म, आपने अपना एडमिशन फॉर्म भरा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए जो रिक्वायर्ड थे, और उसके बाद ये माना गया कि हाँ भाई आपका जो स्कूल में है वो एडमिशन हो गया है। ऐसे ही बच्चों कंपनी का होता है। कंपनी में भी क्या होगा कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो मिलकर काम करेंगे, एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे भी वो क्या है कि जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो फॉर्म होता है बाकायदा कंपनी को बनाने के लिए, वो फिल करेंगे। उसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग लगाएंगे और फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है, वो इनकॉर्पोरेटेड रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड कहा जा रहा है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये है। दूसरी फीचर बच्चों इसकी क्या है, दिस इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों कहा जा रहा है, प्रोफेसर हैने ने भी अपनी डेफिनेशन में बताया था, दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, बताया था ना। अब देखिए, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसे जन्म देती है, इंसान पैदा होता है, मरता है, सब कुछ होता है ना। लेकिन क्या कंपनी ऐसा होता है? नहीं। फिर कंपनी को हम एक पर्सन क्यों बोल रहे हैं, और वो भी लीगल पर्सन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए बोल रहे हैं हम इसको क्योंकि जैसे एक इंसान है, वो जन्म लेता है ना, ऐसे इसका जन्म तो नहीं होता, लेकिन ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो इसका मतलब इसका जन्म हो गया। अब जैसे एक इंसान है, वो क्या कर सकता है, अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने क्या कर सकता है, बेच सकता है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकता है ना, बिजनेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में करते आए हैं। तो क्या कंपनी कर सकती है? कंपनी कर सकती है, लेकिन बस क्या है कि ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। आप हैं, मैं हूँ, सब हम दिखाई देते हैं ना, लेकिन ये नहीं दिखाई देती। अब आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप लैक्मे के प्रोडक्ट ले रहे हैं, रेवलॉन के ले रहे हैं, आप एडिडास के शूज़ ले रहे हैं, तो क्या आपने कभी उनको, एडिडास को देखा है कंपनी को? रिलायंस कंपनी है तो क्या आपने उस रिलायंस कंपनी को देखा है? नहीं, लेकिन नाम चलता है और काम भी चलता है। तो वहाँ पे क्योंकि लॉ ने इसे बनाया, बाकी सारे काम जो है ना ये एक आदमी की तरह कर सकती है, लेकिन सिर्फ हमें दिखाई नहीं देती, पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, चलिए थर्ड इसमें क्या आती है फिर हमारी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका अस्तित्व अलग होता है। जैसे वहाँ पे था कि क्या हुआ कि लोगों ने जो काम किया, एकाकी व्यापार में जो काम किया था, मान लीजिए कि राम एक व्यक्ति था, तो राम ने क्या किया, काम किया शुरू, अब उसको नुकसान लग गया बिज़नेस में। अब बिज़नेस में नुकसान लग गया तो भाई उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, 1 लाख रुपए का नुकसान लग गया, वो बेचारा इतना बड़ा बिजनेसमैन तो था नहीं। अब उसे क्या करना पड़ा, जो अपने घर की संपत्तियां थी ना बच्चों, उसे वो भी बेचनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो एकाकी व्यापार है, जो बिजनेस था, जो बिजनेसमैन था, दोनों ही एक माने जाते हैं, अलग नहीं माने जाते। लेकिन कंपनी में क्या होता है, फ़र्क होता है। कंपनी में क्या चीज़ होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी। जैसे वहाँ पे एक अकेला इंसान पूंजी लगा रहा है, जो इंसान बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल। ठीक है, अब वो कैपिटल क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए थी, ठीक है। अब 10 लाख रुपए की कैपिटल अगर एक व्यक्ति के पास नहीं है
तो आपने क्या किया, यहाँ पे 100 रुपये के शेयर्स बांट दिए, 100 रुपये का एक हिस्सा। अब उसमें क्या है कि कोई भी ले सकता है। 10 लाख आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए 100 लगा लो, 1000 लगा लो, 10,000 लगा लो, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा ना। तो कंपनी की जो कैपिटल बेटा ये छोटे छोटे हिस्सों में बट गई, इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शेयर। ये क्या बन गया, हमारा शेयर बन गया। तो ये इसलिए जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, तो उसको क्या कहते हैं हम, शेयर कैपिटल, क्योंकि वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई जितने उसने शेयर खरीदे हैं उतने तक ही उसकी लायबिलिटी है, उससे आगे पीछे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी अपनी अलग एंटिटी है बिजनेस की, कंपनी बिजनेस कर रही है ना, तो कंपनी की अलग एंटिटी है, ऑनर्स की अपनी अलग आइडेंटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे ये मेन फ़ायदा होता है। तो हम क्या कहते हैं, ये किसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। चलिए फिर अगला कौन सा आ जाता है, अगला आता है बच्चों हमारा परपेचुअल सक्सेशन, ये वाला स्थायी अस्तित्व। अभी मैंने बताया था मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सदस्य चाहे आएं, सदस्य चाहे जाएं, लेकिन कंपनी अपना लगातार चलती रहती है। अब जैसे अभी हम कर रहे थे कि राम ने अगर व्यापार किया, राम की भगवान ना करे अगर डेथ हो जाए तो उसका तो बिज़नेस ठप हो गया, या वो दिवालिया हो गया तो भी उसका बिज़नेस ठप हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होगा कि राम नहीं है तो श्याम के पास चले गए, श्याम नहीं तो मोहन के पास चले गए, मतलब कितने भी लोग आए, कितने लोग जाएं, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, कंपनी की तो अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका तो अलग अस्तित्व है, उसका राम श्याम मोहन है ना, तो किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, गोपाल से उसका कोई लेना देना नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, वो अपना अलग अस्तित्व पे चलता है। तो इसलिए चाहे कोई पर्सन दिवालिया हो जाए, चाहे किसी की डेथ हो जाए, चाहे कोई छोड़ के चला जाए, कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों हमारी आती है, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। अभी लिमिटेड लायबिलिटी हमारी क्या चीज़ है बेटा, अभी मैंने बताया जैसे कि कंपनी की जो पूंजी थी वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, है ना। अब देखिए, अब वो छोटे छोटे हिस्सों में भी बट के पता क्या होता है, एक बार में वो भी कंपनी पैसा नहीं लेती, उसमें भी आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद देना पड़ता है। कुछ कॉल्स बना दी जाती हैं कि कुछ आप जब आप अप्लाई करेंगे उसी वक्त आप ले लेते हो, है ना। कुछ आप थोड़े दिनों बाद कंपनी जब आपको शेयर्स अलॉट कर देती है जब देते हो, फिर कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल, कुछ फाइनल कॉल, मतलब इस तरीके से टाइम गैप में आपसे पैसा मंगवाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि 100 रुपये का एक शेयर था, अब वो मंगवा रहे हैं यहाँ पे कि वो देना था आपको 20, 30, ठीक है, 30 और 20, ऐसे 4 किश्तों में आपको पैसा देना था। अब आप कितना पैसा दे चुके हो, अब आप यहाँ पे पैसा दे चुके हो बच्चों 3, मतलब 20 रुपये भी आप दे चुके, 30 रुपये भी आप दे चुके और 30 रुपये एक और दे चुके। आपका बकाया कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो है 20 रुपये। अब कंपनी को अगर नुकसान लग गया तो वो उस इंसान से कितना पैसा ले सकती है जिसके पास 100 रुपये के शेयर थे। अब उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, क्यों, उसका अलग अस्तित्व है। वो मांग सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले 20 रुपये मांग सकती है। वो ये कह सकती है कि तुम्हारे 20 रुपये बकाया है तो तुम हमें 20 रुपये दो, इससे ज़्यादा वो एक सिंगल रुपया भी नहीं मांग सकती। और बाई चांस अगर उसने 20 रुपये भी ले रखे होते तो 20 रुपये ही, वो 20 रुपये भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसके पास 100 रुपये का था और 100 रुपये उसने दे रखे थे। समझ आया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इस चीज़ का कि लिमिटेड लायबिलिटी है, पैसा भी आपको ज़्यादा मिल रहा है और लायबिलिटी भी आपकी क्या है, कम है। आपको अपनी पर्सनल से नहीं देना, जितने आपके पास शेयर्स हैं उतने का आपको लेना है। गारंटी वाले शेयर्स हैं तो जितनी आपने गारंटी दे रखी है बेटा उतना आपने करना है, उससे भी वो नहीं आपको करना। तो है ना कितनी मज़ेदार वाली बात ये। चलिए
अब जो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, फिर नेक्स्ट है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील अभी मैंने आपको बताया था, भूल गए या ध्यान है? जैसे हम अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, अब कंपनी तो ऐसे सिग्नेचर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसलिए क्या होता है कि कंपनी की एक स्टैंप बनवा ली जाती है। अब जहाँ भी कंपनी के साइन होने हैं तो वहाँ कंपनी की वो क्या हो जाएगी, स्टैंप लग जाएगी। अब वो कंपनी की स्टैंप तो ऐसे हर कोई बनवा ले, हर कोई लगा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी की स्टैंप जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो उसका एक मेन ऑफिसर होता है, उसी के पास रहती है। किसी को अलाउड नहीं होता कि वो अपना डॉक्यूमेंटेशन पे कभी भी कहीं भी लगा ले, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। उसके लिए बाकायदा उन्हें देखना पड़ता है, जहाँ कंपनी के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है तो वहाँ कंपनी की कॉमन सील लगा दी जाती है। उसका नाम क्या है? कॉमन सील, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सार मुद्रा। आप लोग चाहे हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में कर ही रहे हैं हेडिंग्स, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी जो हेडिंग्स है ना, उनको आप अपना इंग्लिश में करिए, और उसके बाद आप उसको जो डिफाइन है वो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब यहाँ पे जो उनके पास शेयर है, अभी हमने शेयर का मतलब जाना था, जो कंपनी के मेंबर्स के पास शेयर्स हैं उन शेयर्स को वो ट्रांसफ़र कर सकती है। कंपनी को कोई उसमें नहीं है, कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना है। अब किसी के पास 100 शेयर थे, राम के पास 100 शेयर थे, उसने मोहन को बेच दिए, उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसने मोहन को बेच दिए। अब वो मोहन से उतने पैसे ले लेगा। अब कंपनी का नया मेंबर कौन हो गया? राम ना होकर कौन हो गया? मोहन बन गया। तो यहाँ पे इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं ये। नेक्स्ट आता है दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे स्वामित्व और जो मैनेजमेंट है, प्रबंध अलग अलग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि अगर एक अकेला व्यक्ति है, वही बिजनेस चला रहा है, वही पैसा लगा रहा है, वही देख रहा है कि काम को किस तरीके से करना है, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना, किस तरीके से मैं इस बिज़नेस को करूं कि जिससे मेरे को पैसा बहुत अच्छा मिल जाए, मुझे फ़ायदा हो जाए। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी की जो पूंजी है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। अब वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, वो क्या बन गए? शेयर। अब शेयर के लिए भी कितने भी लोग उसको ख़रीद सकते हैं। अब वो लोग ज़रूरी नहीं होता कि अगर मान लीजिए कि दिल्ली की कंपनी है तो क्या वो दिल्ली में ही वो लोग होंगे? नहीं, पूरे इंडिया में वो कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी लोग हो सकते हैं। अब दिल्ली की कंपनी में अगर लोगों ने दूर दूर से, बम्बई वगैरह के लोगों ने भी पैसे लगा रखे हैं मान लीजिए, तो अब क्या वो बिज़नेस चलाने के लिए बार बार दिल्ली आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, असली मालिक तो वही कहलाते हैं, जिसे हम ऑनर बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ लोगों को चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, ये कंपनी का कामकाज संभालेंगे। अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो प्रोफेशनल लोगों को हायर कर लेते हैं। अब तक बच्चों आप इतना पढ़ चुके हो कॉमर्स में कि आपको इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि एक बच्चा जो अब तक जिसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है और एक जिसे कॉमर्स की नॉलेज है, तो दोनों में से बिज़नेस कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है? जिसे कॉमर्स की नॉलेज है, क्योंकि वो हर चीज़ को अच्छे से सीख रहा है, उसे हर चीज़ की डिटेल अच्छे से नॉलेज है, लेकिन दूसरा नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल लोगों को हायर कर लेते हैं और वो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से चला लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑनर अलग है और मैनेजमेंट जो है वो अलग है, क्योंकि मेंबर्स अपना नहीं काम संभाल रहे, वो अपने बदले में इकट्ठे जो मिलकर है मिक्सिंग करके और एक मैनेजमेंट उन्होंने अलग बना दी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज रिस्क बियरिंग। अब ये जोखिम भी सहन कर सकती है। छोटा व्यापार था तो हम ज़्यादा जोखिम नहीं सहन कर सकते, क्योंकि हमारा पैसा हमें डूबने का खतरा रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा लगाना है,
तो कंपनी को कोई डर ही नहीं रहता। कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो कंपनी ज़्यादा रिस्क भी उठा सकती है। और दूसरी बात, क्योंकि ओनर्स की जो लायबिलिटी है वो कौन सी है, लिमिटेड। जितने के आपने शेयर्स परचेज कर रखे, आपको तो कंपनी को सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं, आपको उससे 1 रुपया भी फालतू नहीं देना। तो जब आपको उससे 1 रुपया भी फालतू नहीं देना, तो आप काम भी दिल खोल के कर सकते हो, जोखिम सहन कर सकते हो। ज़्यादा जोखिम सहन करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएंगे, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि जो प्रोफेशनल भी यहाँ पे हो गए, वहाँ पे तो एक अकेला व्यक्ति काम संभाल रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोफेशनल्स को, अपनी बड़ी कंपनी है, अच्छा पैसा है आपके पास, तो आप प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल लोगों को आपने हायर किया तो वो अच्छे से रिस्क भी, उनमें रिस्क बेयरिंग करने की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। देखा बच्चों आपने कि कंपनी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कंपनी की कितनी सारी फीचर्स हैं यहाँ पे, कि आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको पैसा भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा, और फ़ायदा भी देखो आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। नुकसान हो गया तो उसका भी आपको डर नहीं है कि जितना आपने पैसा लगाया वहीं तक आपका नुकसान सीमित रहेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। काम काज की भी आपको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आपने अलग से लोगों को हायर किया हुआ है, और वो भी प्रोफेशनल लोगों को हायर किया हुआ है, तो वो काम भी क्या कर रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही। दैट्स ऑल।